जो है वो सिंस अब सब रिलेटेड है तो मैं सीक्वेंस से ही चलना पड़ेगा मुझे। ठीक है, जो ओके जो चल। बेसिक ऑब्वियस चीज़ है वो मैं ऑब्वियसली थोड़ा जल्दी जल्दी करवाऊंगा। अभी बहुत ऑब्वियस से चीज़ें आनी है, बहुत बेसिक और ऑब्वियस। ठीक है, मैं सब बोलूँगा और समझते जाना। इसमें कोई न्यूमेरिकल कोई प्रैक्टिस करने वाला कुछ भी नहीं है जो शुरू वाला पार्ट है। तो जहाँ पे भी मुश्किल आए वहीं पे रोक देना मुझे, वरना मैं कंटिन्यूसली अभी बोलते जाऊँगा। ओके सही ठीक है, है। ओके। इसकी आउट कोर्स लर्निंग आउट के चार तीन टॉपिक्स हैं वीक वन के। लैंग्वेज प्री प्रोसेसर्स, लाफिज। लाफिस, लैंग्वेज प्री प्रोसेसर्स, कंपाइलर्स और इंटरप्रेटर, और फिर स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपाइलर। ओके, अभी कुछ बेसिक वाली चीज़ें मैं स्किप कर रहा हूँ कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती क्या हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, बस ये मैं बताऊंगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हम लोग लिखते हैं, पाइथन, सी शार्प, जावा, जितनी भी हैं, वो किस कैटेगरी में आती हैं, और हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं। ओके, हाई लेवल लैंग्वेजेस के फ़ायदा क्या होता है? इजी टू रीड, जल्दी लिख सकते हैं हम लोग, जल्दी, इजी टू डीबग एंड सो ऑन, ह्यूमन से मिलती जुलती हैं। सही है। हम्म। फिर एक आती है हमारे पास सही है। लो लेवल लैंग्वेज। अब कुछ बुक्स में, अकॉर्डिंग टू सर, कुछ बुक्स में हमारे पास लो लेवल लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज को भी कहा जाता है, और कुछ रेफरेंसेस हमारी लो लेवल लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज होती है। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज क्या होती है? अगर कभी देखी हो, जो हम लोगों ने वो उसमें की थी, थोड़ी बहुत जो उसमें की थी यार, कौन सा कोर्स था वो? काओ काओ कोर्स था, कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, राइट, ऐसे ही था। तो उसमें हम लोगों ने की नहीं थी, राइट नहीं की थी, लेकिन थोड़े बहुत हम लोगों ने ग्लिम्पसेस देखे थे असेंबली के। वो जो एक्स वाली चीज़ थी, आई डी एक्स और रजिस्टर एक्स वगैरह वगैरह, वो सारी हाँ हाँ असेंबली थी हाँ, उसमें। काओ काओ। ठीक है, वो कहा होता, वो सही। असेंबली लैंग्वेज थी। कुछ बुक्स में लो लेवल लैंग्वेज को हम्म। वो कहा जाता है। फिर एक मशीन लैंग्वेज आती है हमारी, जो कि सिंपली बाइनरी होती है, ज़ीरोज़ एंड वंस। कंप्यूटर को समझने के लिए सही। बाइनरी लैंग्वेज, कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी यानी मशीन लैंग्वेज समझता है, दैट्स इट। ओके, हम्म। कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या करते हैं हमारे? हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल यानी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, दैट्स इट। कंपाइलर का बेसिक मकसद ये है, इंटरप्रेटर का भी सेम काम यही है, सेम काम है। कैसे बट वो करते हैं डिफरेंट वो? मैनर में करता है काम। एग्जैक्टली, हाँ। ठीक है। उस स्टेप में कैसे आते हैं, एंड पॉइंट पे कैसे पहुंचते हैं, वो डिफरेंट है, लेकिन एंड पॉइंट दोनों का सेम है। अगर तुम्हारी हाई आउटपुट लेवल सेम। लैंग्वेज, आउटपुट सेम है। अगर तुम्हारी हाई लेवल लैंग्वेज को अगर मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, और अगर तुमने एवं बकवास लिखी हुई है पाइथन में कि ए बी सी वाई माइनस टू, ऐसे बकवास लिखी हुई है और कोई रेफर नहीं की हुई, तो वो क्या मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो इसलिए तुम्हारे पास जो हाई लेवल लैंग्वेज लिखी है वो सही भी होनी चाहिए, सिंटैक्टिकली सही होनी चाहिए। इसलिए कंपाइलर्स उसका भी काम करते हैं कि तुम्हारी चेक करते हैं कि जो तुमने कोड लिखा हुआ है, सोर्स प्रोग्राम है, क्या वो उसमें कोई एरर्स हैं या नहीं। ठीक है, सही। दो टाइप के एरर्स होते हैं, एक सिंटैक्स एरर्स होते हैं, और लॉजिकल एरर्स तो छोड़ दो, कंपाइलर काम नहीं है। ठीक है, वो हो भी नहीं सकता, क्योंकि लॉजिक क्या है प्रोग्रामर की, वो कंपाइलर को नहीं पता। तो लॉजिक एरर को साइड में रख दो। तो हमारे पास दो टाइप के एरर्स हैं, एक सिंटैक्स एरर और एक सिमेंटिक एरर। दोनों ऑल दो सेम टाइप के हैं, लेकिन एक की डिफरेंस है। सिमेंटिक मतलब मीनिंग। सिंटैक्स एरर के क्या होगा कि लेट्स से कि इक्वल्स से आगे तुम्हारा जो है वो माइनस नहीं आ सकता डायरेक्ट, सैमी को। सेमी कॉलम नहीं आ हाँ। सकता, या लेट्स से स्पेस नहीं आ सकता, ऐसी कुछ भी, राइट। या सही। इंडेंटेशन कह लो, ये सब सिंटैक्स एरर में आ रहा है। ठीक है, सिमेंटिक एरर क्या होती है? सिमेंटिक का मतलब मीनिंग। ओके, टाइप एरर हो गया कि अगर हम लोग स्ट्रिंग और किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग प्लस करें, ठीक है, वो सिंटेक्स सही है, वो प्लस के बीच में दो ऑपरेंड के बीच में प्लस आ रहा है, ऑपरेटर वगैरह, लेकिन वो सिमेंटिक, जब सिमेंटिक एरर चेक करोगे तो उसमें एरर आ जाएगा कि स्ट्रिंग सिर्फ स्ट्रिंग से प्लस हो सकता है, और इंटीजर सिर्फ इंटीजर से प्लस हो सकता है, एंड सो ऑन।
राइट? ये सिमेंटिक में आ जाता है हमारे अच्छा, पास, टाइप टाइप रऊफ वाले जैसे में। इस तरह भी, हाँ, जैसे इस तरह भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल कोड में हमने नीचे जाके ए प्लस बी किया हुआ है, मगर हमने बी को ऊपर डिफाइन नहीं करा हुआ, एग्जैक्टली तो ये भी सिमेंटिक में है। ये भी ओके। सिमेंटिक में आ जाएगा। ठीक है। सही है। ओके। ठीक है। लैंग्वेज प्रोसेसर्स तुम्हारे यही हैं, लैंग्वेज को प्रोसेस कर रहे हैं। कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर किसकी एग्जांपल है? लैंग्वेज प्रोसेसर की एग्जांपल है। सही है। रऊफ थोड़ा सा मैं ना लिख रही हूँ। ठीक है, बोलते जाना जहाँ पे ब्रेक लूँ मैं। हाँ, ठीक है। लैंग्वेज प्रोसेसर्स की एग्जांपल कंपाइलर और इंटरप्रेटर है। सही है। कंपाइलर क्या कर रहा है? वो सोर्स लैंग्वेज में टारगेट लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा है। सोर्स लैंग्वेज तुम्हारी क्या हो सकती है? पाइथन, सी, जावा। टारगेट लैंग्वेज मशीन कोड। रऊफ 5 मिनट, एक 2 मिनट रुको बस। ओके। हाँ रऊफ, हम्म, सही, मैं लिख लिया। अच्छा। अब एक एक थोड़ा एक थ्योरी है कि जो मशीन लैंग्वेज है हमारी, जीरोज एंड वंस। ओके। फिर असेंबली लैंग्वेज भी। ठीक है। अब ये तो सुना होगा कि RISC-V की असेंबली लैंग्वेज डिफरेंट होती है और इंटेल आर्किटेक्चर की डिफरेंट होती है। ये चीज़ पता? नहीं, मुझे नहीं पता थी। ओके। तुम्हारे पास डिफरेंट डिफरेंट आर्किटेक्चर्स है कंप्यूटर के, 64, 32, हाँ। 886 एंड सो ऑन, RISC-V। ये सब डिफरेंट आर्किटेक्चर्स हैं। इन सब की जो हम्म, असेंबली और मशीन लैंग्वेज है ना, वो सब अलग अलग होगी। ओके। सही है। RISC-V की मशीन लैंग्वेज अलग होगी, उसकी अलग होगी, उसकी अलग होगी एंड सो ऑन। ठीक है। सही है। तो जब टारगेट लैंग्वेज कह रहे हैं हम लोग, तो टारगेट इक्विवेलेंट उसकी कह रहे हैं, मशीन की, एक स्पेसिफिक मशीन की। लेट्स से अगर मैं सही। अपने पीसी में कंपाइल करता हूँ अपने पीसी पे चलाने के लिए, राइट? तो क्या वो हम्म, RISC-V की असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा? सॉरी, RISC-V की मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा? नहीं ना। मेरा RISC-V थोड़ी है, नहीं। मेरा तो इंटेल आर्किटेक्चर, मुझे पता नहीं एग्जैक्ट कौन सा, लेकिन इंटेल का आर्किटेक्चर, इंटेल का प्रोसेसर है मेरे पास, राइट? सही तो है। वो उसकी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, उसकी जो मशीन लैंग्वेज होगी वो उस आर्किटेक्चर के हिसाब से होगी, कंपेयर टू हम्म, अगर मैं लेट्स से एक RISC-V वाले आर्किटेक्चर में या AMD के आर्किटेक्चर में, मुझे नहीं पता डिफरेंट है या नहीं, उनके आर्किटेक्चर में कंपाइल करूँगा तो वो उसके हिसाब से मेरे पास आउटपुट आएगा, यानी कि उस हिसाब से मेरे पास मशीन लैंग्वेज होगी। इतना क्लियर? अनुराग? प्रूफ। 1 मिनट। हाँ, देखो, इसमें ये मतलब कि इसमें रन करना है ना, मतलब जैसे तुम, जो समझ नहीं आ रहा, जैसे हमारे VS कोड वगैरह है, ये भी इसकी एग्जाम्पल है कि जो हमारा कोड रन होता है और उसका आउटपुट आता है, तो ये है इसकी एग्जाम्पल। हाँ। VS कोड में, VS कोड में अगर कोई रन किया, सी का कोड कोई रन किया, ठीक है, वो कोड पहले कंपाइल होता है। हाँ। सही है। वो कोड कंपाइल होता है, कंपाइलर क्या करता है? हम्म, वो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, एंड देन हाँ। मशीन लैंग्वेज का हाँ। कोड हमारे पीसी में एग्जीक्यूट होता है। अब हमारे पीसी को सही है। समझने के लिए वो उसी आर्किटेक्चर का मशीन कोड होना चाहिए। अच्छा, ठीक है। ठीक है। क्लियर? सही है। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर हम रिस्क फाइव को कोई कोड जो है वो कर रहे हैं, तो वो हमारी मशीन, नॉर्मल लैपटॉप जो, मतलब क्योंकि वो डिफरेंट मशीन है तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, है ना? हाँ, लेकिन जस्ट टू अवॉइड कंफ्यूजन, अगर तुमने कोई कोड लिखा है, सही है, वो कोई कोड लिखा तुमने, वो कोड तुमने कॉपी पेस्ट किया अपने पीसी में, यानी एक कोड हम्म, तुमने RISC-V में लिखा, वही कोड हाई लेवल लैंग्वेज में तुमने कॉपी पेस्ट कर लिया अपने पीसी में, तो वो चलेगा या नहीं चलेगा?
नहीं चलेगा। चल जाएगा, ये कन्फ्यूजन दूर कर रहा हूँ, राइट। लेकिन कंपाइलर क्या करते हैं तुम्हारे, कि वो जो कोड है ना तुम्हारा, उसको ही एक हम्म। एग्जीक्यूटेबल फाइल बना लेता है। डॉट ई एक्स फाइल तुमने विंडोज़, तुम्हारी विंडोज़ में होती है, हाँ होती है। वो डबल क्लिक करता है तो प्रोग्राम रन होना शुरू हो जाता है ना। हाँ हाँ हाँ। ओके। कंपाइलर क्या करता है, वो हाई लेवल लैंग्वेज को उसमें कन्वर्ट कर देता है डॉट ई एक्स वाले उसमें। ओके। अगर उस अच्छा सही। EXE को, उस EXE फाइल को अपने पीसी में कॉपी करोगे ना तो नहीं चलेगी। हम्म, क्यों? क्योंकि वो अच्छा कन्वर्ट हो सही। चुकी है मशीन लैंग्वेज में। वो उस हिसाब, उस हम्म, RISC 5 के हिसाब से मशीन कोड उसमें है। तो अगर तुम अपने पीसी में चलाओगी तो नहीं चलेगी। जबकि अगर हाँ हाई लेवल लैंग्वेज को अगर कॉपी पेस्ट कर दो, तो जब तुम अपने पास रन करोगे उसको, तो वो कंपाइलर तो अपना काम करेगा ना, क्योंकि सिंस तुमने हाई लेवल हम्म, लैंग्वेज अपने पास कॉपी किया। तो वो जब अपने पास हाँ उसको रन करेगा तो अपने तुम्हारे पीसी के हिसाब से वो मशीन कोड उसको कन्वर्ट करेगी। सही है, सही समझ ठीक है। गई। एक अच्छी सी आगे एग्जांपल आएगी जावा की, उससे और क्लियर हो जाएगा। ठीक है। इंपॉर्टेंट रोल ऑफ द कंपाइलर इज टू रिपोर्ट एनी एरर्स। ऑब्वियसली कंपाइलर एरर्स भी फाइंड करता। ठीक है। If the target program is an executable machine language, it can be called by the user to process inputs and produce outputs. अगर हम लोग फॉर एग्जांपल एक कैलकुलेटर बनाया हुआ है, ठीक है, हम्म कैलकुलेटर बनाया हुआ है और हम लोग जो EXE फाइल बन गई उसकी, हम्म EXE फाइल को रन करते हुए हम लोग ने इनपुट दे दिए 2 और 5, तो वो एक जो EXE फाइल है उन दोनों को प्लस करी होगी तो वो आउटपुट मिल जाएगा, राइट। तो मैं हाँ। EXE फाइल को एक इनपुट भी दे सकता हूँ, टारगेट प्रोग्राम को एक इनपुट भी दे सकता हूँ। हम्म, टारगेट प्रोग्राम याद अच्छा रखना क्या है तुम्हारा, एक सेकंड, टारगेट प्रोग्राम क्या है तुम्हारा, वो जो एक्चुअली कन्वर्ट होके बना है ना वो तुम्हारा टारगेट प्रोग्राम है। सही ठीक है। सही। अगर उसके अंदर कोई और तरह का टारगेट प्रोग्राम होता, फॉर एग्जांपल जैसे तुम किसी और मशीन के, तो वो नहीं रन हो पाता। हाँ, किसी और मशीन के लिए टारगेट प्रोग्राम बना, किसी और मशीन के लिए भी नहीं, किसी और आर्किटेक्चर के लिए, राइट। हाँ कुछ और आर्किटेक्चर। अच्छा, अब थोड़ा डिफरेंस आ गया। अब द मशीन लैंग्वेज टारगेट प्रोग्राम produced by a compiler is usually much faster than an interpreter at mapping inputs to outputs. क्या मतलब है इसका, कि जो टारगेट प्रोग्राम हमारे पास कंपाइलर में भी बन रहा है और हमारे पास इंटरप्रेटर भी बन रहा है, ठीक है, लेकिन हाँ। कंपाइलर इज मच फास्टर देन मैपिंग इनपुट्स टू आउटपुट्स। हम्म। सही है। जबकि इंटरप्रेटर का क्या फ़ायदा है कि बेटर एरर डायग्नोस्टिक देता है कंपेयर टू कंपाइलर। सही है। इंटरप्रेटर। हाँ, अच्छा, इंटरप्रेटर मैंने बताया हाँ नहीं। सही। हाँ पता है थोड़ा बहुत डिफरेंस तो बहुत रटा हुआ होगा कि हाँ इंटरप्रेटर हाँ। कंपाइलर में क्या हाँ डिफरेंस है। इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है और एग्जैक्टली। उसकी जो है मेमोरी, लेस मेमोरी को कंज्यूम करता है। राइट। और जो है क्या कहते हैं, टाइम भी कम कंज्यूम करता है। हम्म। मगर जो हमारा कंपाइलर होता है वो पूरे कोड को एक साथ करता है और ज्यादा जो है क्या कहते हैं, ज्यादा मेमोरी कंज्यूम करता है। हम्म। ओके। अभी डिफरेंसेस भी आ जाएंगे आगे। ओके। अब एक एग्जांपल आ गई है जावा में, ठीक है। पाइथन तुम्हें पता होगा कि इंटरप्रेटर यूज़ करता है, पाइथन में कंपाइलेशन नहीं होती है ना। हम्म सी में कंपाइलेशन होती है, इंटरप्रिटेशन नहीं होती। ओके। अभी जो मैंने तुम्हें एग्जांपल बताई है कि अगर मेरे पास सी का कोड है, मैंने उसकी एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बना दी थ्रू अ कंपाइलर, यानी कंपाइलर ने उसकी एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बना दी मेरे कोड की। ठीक है। हम्म जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है, अगर मैं तुम्हारे पीसी में कॉपी करूं विद अ डिफरेंट आर्किटेक्चर, उसमें नहीं चलेगी, राइट। हम्म, ये मसला सॉल्व करता है तुम्हारे पास जावा। जावा में क्या होता है, तुम्हारे पास कंपाइलेशन भी होती है और इंटरप्रिटेशन दोनों होती है। अच्छा। ओके। सबसे पहले क्या हम्म होता है कि तुम्हारे पास जावा का जो हाई लेवल कोड है जावा में लिखा हुआ है, वो हम्म, कंपाइल होके एक इंटरमीडिएट फॉर्म यानी कि एक मिडिल फॉर्म में कन्वर्ट होता है और उस फॉर्म को कहते हैं बाइट कोड्स। अच्छा सही है। सही है। अब उन हम्म बाइट कोड को, बाइट कोड वो कंपाइल होके, जावा का कोड कंपाइल होके बाइट कोड में कन्वर्ट हो गया। हम्म अब बाइट कोड
एक प्रोग्राम होता है जावा वर्चुअल मशीन JVM। ओके। वो क्या करता है, वो बाइट कोड्स को इंटरप्रेट करता है एंड देन उसको रन करता है। सही सही, है। ठीक है। फिर से बता रहा हूँ, जावा कंपाइल होके बाइट कोड्स में कन्वर्ट हुआ। अब मशीन बाइट कोड्स को तो नहीं समझ सकती ना, सिंस वो 10 में नहीं है, राइट। हाँ। उसके लिए जावा वर्चुअल मशीन क्या करती है, बाइट कोड्स को इंटरप्रेट करती है। इंटरप्रेट का क्या मतलब है, वही इंटरप्रेटर वाला इंटरप्रेट। हम्म। उसको बाइट कोड्स को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करती है हम्म। एंड देन एग्जीक्यूट हो जाता है वो। अब बोलो इसका फ़ायदा क्या, वो भी हो रहा था, हाँ। है ना। हाँ। रन तो उसमें भी हो रहा था। फ़ायदा इसका हाँ। ये है कि मैंने जावा का जो कंपाइल किया, मेरे पास बाइट कोड्स कन्वर्ट हो गए, ठीक है। अब मैं हम्म। बाइट कोड मैंने अपने रिस्क फाइल में पीसी में बाइट कोड्स बना लिया। हम्म। अब जिसके पीसी में भी वो जावा वर्चुअल मशीन होगी ना, वो मेरे बाइट कोड्स को इंटरप्रेट कर देगी रिगार्डलेस ऑफ द आर्किटेक्चर। अच्छा। सही। कैरेट, मैंने अपने बाइट कोड्स थे कंपाइल, मैंने अपने पीसी में कंपाइल किया, बाइट कोड्स में आ गए। हम्म। मैंने बाइट कोड्स तुम्हें दिए, तुम्हारा डिफरेंट आर्किटेक्चर था। तुम्हारे पास वर्चुअल मशीन इंस्टॉल थी, जावा वर्चुअल मशीन इंस्टॉल थी अपनी पीसी में। तुमने बाइट कोड्स को रन किया, वर्चुअल मशीन ने उसको हाँ। इंटरप्रेट किया और मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया और वो एग्जीक्यूट हो गया। इवन दो मैंने अपने पीसी में कंपाइल किया था, तुम्हारे पीसी में भी चल गया, इवन दो हमारे पास आर्किटेक्चर्स डिफरेंट थे। ये फ़ायदा है जावा का। अच्छा। सही। सही है। क्लियर हुआ। हाँ। अभी एक डायग्राम आएगी, वहाँ से देखो। सोर्स प्रोग्राम, सही। सोर्स प्रोग्राम गया हम्म। कंपाइलर में, ट्रांसलेटर कंपाइलर। एक इंटरमीडिएट प्रोग्राम बन गया, यानी कि वही बाइट कोड्स। हम्म। ठीक है। जावा वर्चुअल मशीन में हमारे पास बाइट कोड्स गए, साथ साथ इनपुट, और वो आउटपुट आ गया फिर। सही। ठीक है, एक और एग्जांपल अब होपफुली आएगी आगे। नहीं, एक और एग्जांपल, ये वही है, वही है। ठीक है। क्लियर हुआ। हम्म। कहाँ था, यहाँ था। वाई वी यूज़ हाई लेवल लैंग्वेजेस, पता है क्यों यूज़ होते हैं, ईजी टू अंडरस्टैंड, ईजी टू राइट, फास्टर टू राइट, एंड सो ऑन। ओके। सही। रऊफ, अच्छा बात सुनो, ये जो इंटरप्रेटर और कंपाइलर है, ये हमारे पास ऑलरेडी बिल्ट इन है। क्या, क्या मतलब बिल्डर ना, अते पीसी में। मीन्स जैसे, हाँ नहीं, बिल्ट इन नहीं है ना। बिल्ट इन नहीं है। जब हम लोग वो पाइथन पूरा डाउनलोड वगैरह और इंस्टॉल वगैरह करते हैं, तो उसके साथ साथ हाँ। इंटरप्रेटर भी इंस्टॉल होता है। अच्छा, ये दोनों एक साथ, मतलब इंटरप्रेटर कंपाइलर साथ इंस्टॉल होते हैं। नहीं मतलब डिपेंड करता है। तुमने अगर पाइथन इंस्टॉल किया, पाइथन को कंपाइलर की ज़रूरत है। अच्छा, ओके, सही है। और अगर जावा हम करते हैं तो जावा को, जावा को जा जावा का उसके साथ साथ एक कंपाइलर इंस्टॉल होता है, ठीक है। उसको रन करने हाँ। के लिए एक जावा वर्चुअल मशीन भी इंस्टॉल होती है, जो कि तुम इंडिपेंडेंटली इंस्टॉल कर सकती हो। इंडिपेंडेंटली सही है, मतलब तुम ठीक किसी है। भी पीसी में उसको अलग से कर सकती हो। ठीक है, सही है। ठीक है। वही चीज़ है, कंपाइलर विल आल्सो रिपोर्ट एंड रिपोर्ट ऑब्वियस प्रोग्रामिंग मिस्टेक्स, यानी कि एरर्स। सोर्स प्रोग्राम कंपाइलर में क्या, अगर एरर मैसेजेस होंगे तो वो देगा, वरना क्या करेगा, उसको टारगेट प्रोग्राम में कन्वर्ट कर देगा। हम्म। इंटरप्रेटर भी सेम काम करता, डायरेक्ट लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट भी करते जाता है। एक दफ़ा पढ़ लेना ये, ठीक है। एक्चुअली पढ़ लो जल्दी जल्दी से, मुझे बताओगे इसमें कोई प्रॉब्लम है या नहीं। Take entire program, its intermediate object code is generated intermediate। तो फिर थर्ड वाला क्या है, इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड इज जनरेटेड। असेंबली। अच्छा, जो हम वो जो इसमें वही वाली चीज आ गई ना, अकॉर्डिंग टू आवर आर्किटेक्चर वाली, ये वो बात है। नहीं मतलब कंपाइलर्स में क्या हो रहा है, वो जो फॉर एग्जांपल उसमें तुम्हारी EXE जो फाइल बनती है, लेट्स से हाँ। एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ, राइट।
हाँ। अगर हम लोग पाइथन में रन कर रहे होते हैं तो हम्म, उसको ज़रूरत नहीं होती, एक इंटरमीडिएट कोड की जनरेट नहीं होती, वो डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है। सही है। ओके। ठीक है। रिक्वायर्ड मोड मेमोरी सही है, प्रोग्राम टू अलाउ रीड कंपाइल एडिट सही है। ठीक है, ठीक हो गया। ठीक है, ठीक है। हाइब्रिड कंपाइलर्स वही जावा वाले। सही है जो सही है, ठीक है। अच्छा, ये जावा के अलावा और कोई है जो मतलब और लैंग्वेज कोई ऐसी है जिसके लिए हमें अलग से नॉट वो दैट आई करना नो हो? ऑफ। ठीक है, मुझे तो सिर्फ जावा का पता है, और भी होंगी, डेफिनेटली होंगी, लेकिन मुझे सिर्फ जावा का पता है। ठीक है। अच्छा, अब स्ट्रक्चर आ गया कंपाइलर का। कंपाइलर के स्ट्रक्चर में दो मेन चीज़ें हैं, एक एनालिसिस और सिंथेसिस। ठीक है। सही है। Analysis determines the operation implied by the source program, which are recorded in tree structure. The analysis part breaks up the source program into constituent pieces and imposes a grammatical structure on them. It then uses this structure to create an intermediate representation of the source program. If the analysis part detects the source is either syntactically ill-formed or semantically unsound, then it must provide information messages. Analysis क्या कर रहा है तुम्हारा? सोर्स प्रोग्राम यानी तुम्हारे कोड को देखा, ठीक है, उनको ब्रेक किया और उनको एक ट्री तो एक मिनट। हाँ, ब्रेक किया, सही है। ब्रेक किया, लेग्जीम्स में कन्वर्ट किया हम्म, और उनको एक ट्री स्ट्रक्चर में रख दिया, ट्री स्ट्रक्चर में फॉर्म कर दिया। और सही है। ठीक है। और ट्री स्ट्रक्चर देखते हुए वो इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन बना लेता है। एक मिनट। क्या बना देता है? रोक, वापस बोलो। इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन, बीच का वो जो रिप्रेजेंटेशन होती है, प्रॉबली असेंबली की बात हो रही है। सही है, इंटरमीडिएट। ठीक है। सही है। ये एक मेन बात बताई हुई है कि if the analysis part detects that the source program is syntactically ill-formed or semantically unsound, यानी कि कोई भी एरर्स हैं, तो वो मैसेजेस देना ज़रूरी है और एरर्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना ज़रूरी है, जो हेल्प करेगा प्रोग्रामर को फाइंड करने में कि एरर्स क्या हैं। रोक, हाँ, ये तो उसकी नॉर्मल बात है क्योंकि लाइन बाय नॉर्मल लाइन बात है। करेगा। नहीं, हाँ। लाइन बाय लाइन ये तो इंटरप्रेटर की सिर्फ थोड़ी बात हो रही है, राइट? वही एक है तो। एक मिनट। लाइन बाय लाइन का क्या मतलब? एक मिनट। नहीं नहीं, कुछ नहीं, मैं कुछ और सही है, ठीक है। मतलब तुम्हारे कंपाइलर मैंने बताया था कि हाँ, पूरा एक साथ वो करता है ना। हाँ, राइट, वो करता तो है, ठीक है, हाँ। लेकिन एरर्स भी तो फाइंड करना उसी का काम है ना। तो ये हाँ। अभी स्ट्रक्ट याद रखना क्या बात हो रही है, कंपाइलर के दो मेन स्ट्रक्चर्स की बात हो रही है, दो पार्ट्स की, एक एनालिसिस और सिंथेसिस। जो एरर्स फाइंड करने वाला पार्ट है वो भी एनालिसिस का है। सही है। ठीक है। शॉर्ट में एनालिसिस क्या किया, उसने कोड को ब्रेक किया, लेग्जीम्स में कन्वर्ट कर दिया, लेग्जीम्स को फिर उसने हाँ। ट्री स्ट्रक्चर बना ली, ट्री स्ट्रक्चर से ये फिर उसने इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन बना ली। साथ साथ कोई मीन्स एरर्स, मीन्स इंटरमीडिएट कोड जनरेट करा। हाँ, और साथ साथ कोई एरर्स भी फाइंड किए इफ प्रेजेंट। हम्म, ठीक है। फिर आगे सिंथेसिस पार्ट। सिंथेसिस पार्ट ने क्या किया, टारगेट प्रोग्राम बनाया फ्रॉम द इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन एंड द इंफॉर्मेशन इन द असेंबल टेबल, यानी कि असेंबली से उसने मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया। सही है। एक मिनट, जो जो असेंबली का कोड आया था, हम्म, ठीक है, उससे उसने क्या करा? टारगेट प्रोग्राम बनाया। एक मिनट। टारगेट प्रोग्राम बनाया और क्या करा? बस टारगेट एंड देन प्रोग्राम बनाया और बस, और वो किसको देखते हुए, सिंबल टेबल को देखते हुए। सिंबल टेबल क्या है अभी बताऊंगा। एक मिनट।
सही है, ठीक है। ठीक है। हुँ, एनालिसिस पार्ट को फ्रंट एंड कहते हैं और सिंथेसिस पार्ट को बैक एंड कहते हैं। सही है। सारी फजूल चीज़ें हैं ये। अच्छा, ये वीक 2 में आएगा, लेकिन अभी अभी तक थोड़ा वो फ्लो चल रहा है तो मैं बता दूं कि लेट्स से कंपाइलर है, ठीक है। अब कंपाइलर क्या किसी भी लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देगा? लेट्स से कि मेरे पास जो सी है, ठीक है, सी लैंग्वेज को उसने इंटरमीडिएट उसमें कन्वर्ट कर दिया। क्या एक कंपाइलर सारी लैंग्वेजेस को कन्वर्ट कर देगा क्या? नहीं। वो स्पेसिफिक्स होंगे, राइट? ओके। हाँ, अगर मेरे पास ऐसा भी हो सकता है कि अच्छा, फ्रंट एंड क्या कर रहा होता है? वो हाई लेवल लैंग्वेज से डील कर रहा होता है ना। हाँ। और बैक एंड क्या कर रहा होता है? वो असेंबली से डील कर रहा होता रऊफ़ 1 मिनट रुको, 1 मिनट। आवाज़ आ रही है मेरी? है। हाँ, एयरपोर्ट्स। रऊफ़ हाँ, बोलो, बोलो। फ्रंट एंड तुम्हारा हाई लेवल से डील कर रहा होता है, हाई लेवल लैंग्वेज से, और बैक एंड तुम्हारा हुँ, असेंबली से डील कर रहा होता है। यहाँ तक क्लियर, राइट? सही है, हाँ। तो अगर तुम्हारे कंपाइलर को मल्टीपल लैंग्वेज सपोर्ट करनी है तो उसके मल्टीपल फ्रंट एंड्स होने चाहिए। ऐसा भी होता है हाँ, कंपाइलर के मल्टीपल फ्रंट एंड्स हो या मल्टीपल बैक एंड्स हो, है ना। ठीक है। सही है। हुँ, अगर तुम्हारा कंपाइलर मल्टीपल हाई लेवल लैंग्वेजेस को सपोर्ट कर रहा है, यानी उसको कन्वर्ट कर रहा है, हुँ, तो वो मल्टीपल फ्रंट एंड्स होंगे उस कंपाइलर के। सही है, ठीक है। अगर इसकी हाँ, हाँ, मैं इसकी एग्ज़ाम्पल। बोलो बोलो, हाँ, बोलो, बोलो। तुम बोलो। नहीं, जो हमारे पास हम क्या कहते हैं, ये एनाकोंडा है, इसमें हम जब रऊफ़ वो करते हैं तो हम लॉन्च करते हैं पाइथन को, हम्म। ये वाली जो चीज़ होती है, ये उसकी एग्ज़ाम्पल ये है कि मतलब उसके मल्टीपल फ्रंट एंड होंगे फॉर पाइथन। हम लॉन्च करते नहीं हैं नहीं नहीं और नहीं, फिर वो। वो नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि मल्टीपल लैंग्वेजेस को कन्वर्ट करेगा वो। पता है एनाकोंडा तो पाइथन को, जो तुम बात कर रहे हो वो पाइथन की है सिर्फ, राइट? हाँ, हाँ, वही मैं कह रही हूँ, उसमें और भी ऑप्शंस आ रहे होते हैं ना, हम लॉन्च करते हैं तो वो पाइथन पे जाता है। उससे पहले और भी और भी बॉक्सेस में चीज़ें बनी हुई हैं। और भी आ रहे होता। हाँ, हाँ। खैर, एनाकोंडा मैं इसलिए एग्जाम्पल नहीं दे रहा क्योंकि वो कंपाइलर नहीं है एक, ठीक है। एक लेट्स से कंपाइलर अच्छा। बनाया तुमने, ठीक है, खुद से बनाया। हुँ, हुँ, अगर वो सिर्फ पाइथन को, पाइथन भी नहीं, अगर वो सिर्फ सी को सपोर्ट कर रहा है, सिर्फ सी लैंग्वेज को कन्वर्ट करेगा, तो उसके फ्रंट एंड कितना हुआ? कितने हुए? सिंगल एक हुआ। फ्रंट एक हो। हाँ। अगर को ऐसा बनाया तुमने कि वो जावा को भी कर रहा है, तो फ्रंट एंड उसके कितने हुए? दो हुए, राइट? 2 हो मल्टीपल गए। फ्रंट एंड्स हो गए, ठीक है। हुँ, ओके, एक और चीज़ सुनना आप। अगर उसके फ्रंट एंड मल्टीपल है और एक बैक एंड है, तो क्या मतलब है इसका? फ्रंट एंड मल्टीपल हैं और एक बैक एंड है। बैक एंड क्या कर रहा है तुम्हारा? बैक एंड वही जो हमारा इंटरमीडिएट कोड जनरेट कर रहा है वो सब कुछ। नहीं, इंटरमीडिएट कोड जनरेट नहीं कर रहा, वो तो फ्रंट एंड कर रहा है, राइट? एनालिसिस फ्रंट एंड है, सिंथेसिस बैक एंड है। बैक एंड इंटरमीडिएट कोड से मशीन लैंग्वेज जनरेट कर रहा है ना। हाँ, हाँ। ओके। अगर एक तो बैक उसका एंड है, मतलब बैकएंड का तो फिर काम एक ही हो रहा है। मैं बता रहा हूँ ना, सबर तो करो। हाँ, अगर तुम्हारा एक बैक एंड है तो क्या मतलब है? कि एक आर्किटेक्चर को सपोर्ट कर रहा हो। मैंने बताया था हर आर्किटेक्चर की ओके, मशीन लैंग्वेज डिफरेंट होती है, राइट? सही है। अगर मल्टीपल बैकएंड्स है तो क्या मतलब है? कि वो और मल्टीपल मल्टीपल आर्ट। आर्किटेक्चर्स को सपोर्ट कर रहा है, यानी मल्टीपल ऐसी कैपेबिलिटी या एबिलिटी है उसके पास कि मल्टीपल आर्किटेक्चर के हिसाब से वो मशीन कोड जनरेट कर सकता है। सही है, सही है। क्लियर? हुँ, तो ये था मल्टीपल बैकएंड और फ्रंट एंड वाला पार्ट। ये वीक 1 ख़त्म हो गया, वीक 2 की भी चीज़ अच्छी खासी बता दी मैंने। अच्छा,
अच्छा, लैंग्वेज प्रोसेसर की बात हो रही है, ठीक है। अब थोड़ा और हम लोग डेप्थ में जा रहे हैं। पहले एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे था कंपाइलर, उसमें सारी चीज़ें आ रही थी, राइट। अब कंपाइलर के हम लोग थोड़ा डीप में चले गए। ओके, सबसे पहले हाँ, तुम्हारे पास वो जो, हाँ, एक मिनट लिखने दे रहा हूँ। हाँ, ठीक है। सबसे पहले तुम्हारे पास सोर्स प्रोग्राम का क्या मतलब है? तुम्हारा कोड। तुम्हारा कोड जाता है प्री प्रोसेसर में। प्री प्रोसेसर काम क्या है कि ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे पास ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे पास कोड में मल्टीपल फाइल्स को यूज़ कर रहा हो वो। हाँ, ऐसा हाँ, मतलब कि ये एक एग्जांपल, अच्छा मैं यूबंटू पे नहीं हूँ, कि ऐसा होता है, पता नहीं तुमने देखा या नहीं देखा, कि एक एक फाइल है तुम्हारे पास पाइथन की, वो हम्म, किसी फंक्शन को यूज़ कर रही है विच इज़ इन अनदर फाइल जो कि तुमने बनाई है, राइट। अच्छा। अब हाँ, अभी जैसे जो तुमने रऊफ, हमने इमेज वाली जो चीज जो तुमने करी है, उसमें तुमने एक इमेज की फाइल दी हुई है हम्म। कोड के अंदर, तो वो ये वाली उसकी फाइल की एग्जाम्पल बात नहीं होगी। कर रहा मैं, नहीं नहीं, वो वाली फाइल की बात नहीं कर रहा मैं। अभी होता ना, मैं तुम्हें दिखा देता यूबंटू में, लेकिन वो वाली फाइल की बात नहीं कर रहा मैं। ये कह रहा हूँ कि मैंने एक यहाँ पे पाइथन की फाइल बनाई डेस्कटॉप पे, लेट्स से पाइथन की फाइल है, ठीक है। ये एक हम्म, पाइथन की फाइल है, ये एक दूसरी पाइथन की फाइल है। ये वाली पाइथन की फाइल जो है ना, कुछ ऐसे फंक्शंस और क्लासेस यूज़ कर रही है जो कि इस वाली फाइल में है, पहली वाली। सही है, ठीक है। ओके, तो प्री प्रोसेसर तुम्हारा क्या करेगा कि पूरे कोड को कंबाइन करके एक फाइल में ले आएगा, सही है। ठीक है। अच्छा, रऊफ, फिर इसकी एक और में एग्जांपल मुझे ऐसा लग रहा है, जो हम एचटीएमएल की कोड, फॉर एग्जांपल वैसे ही, एचटीएमएल की हम वो बना, बिल्कुल हाँ, वैसे ही। अब उसमें हम जावा का फंक्शन हम बना रहे हैं, सही है, और उसको ज्वाइन जो हम करते हैं कि वो दूसरे होता है फंक्शन पे जब हम क्लिक करते हैं, तो वो ये उसकी एग्जांपल ये हो गई। बीच में आवाज़ कट गई थी, तो तुम कह रही थी जो जावा स्क्रिप्ट उसके बाद। मतलब जैसे हम एचटीएमएल का कोड होता है अलग फाइल में, जावा कोड अलग फाइल में होता हाँ, है, लेकिन हम एचटीएमएल में उसका बटन बनाते हैं, रेफरेंस उस बन बटन देता पे है। जब क्लिक करते हैं, हाँ, तो वो जावा का कोड जब रन होता है, तो ये हो गया है ना इसकी एग्जांपल। काइंड ऑफ इसको ऐसे कर ले सकती हो इसकी एग्जांपल। सही है, ठीक है। सही है। हम्म, अच्छा, प्री प्रोसेसर वाली बात होगी। सोर्स प्रोग्राम हम्म, यानी जो तुम्हारे प्री प्रोसेसर से गुजर गया, एक जगह फाइल आ गई, वो तुम्हारे कंपाइलर में जा रहा है। कंपाइलर क्या कर रहा है? तुम्हारे उस हाई लेवल लैंग्वेज को असेंबली में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। ठीक है। टारगेट असेंबली प्रोग्राम का क्या मतलब है कि जिस आर्किटेक्चर के हिसाब, जो हिसाब है उसका असेंबली, उसकी वाली असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। तो एक मिनट, हाई लेवल को इसको कन्वर्ट करें, हाई लेवल को लो लेवल में कर रहा है, और उसके बाद असेंबलर में क्या हो रहा है लोग। तुम्हारे कंपाइलर का याद रखना आउटपुट क्या है, टारगेट असेंबली लैंग्वेज। हम्म, टारगेट का मतलब समझियो, टारगेट का क्या मतलब है। हाँ, जो हमारा टारगेट टारगेट आर्किटेक्चर हाँ एग्जैक्टली वही। है ना। यप। सही है। मीन्स हमारा टारगेट आर्किटेक्चर वाला जो हमारा वो है ना, क्या कहते हैं, प्रोग्राम में, वो असेंबलर में जा रहा है। हाँ सही है। असेंबलर क्या कर रहा है फिर? असेंबलर जो है वो इस असेंबली लैंग्वेज को ऑब्जेक्ट कोड में बदल रहा है, ठीक है। रीलोकेटेबल का क्या मतलब है मैं बताऊँ। असेंबलर असेंबली लैंग्वेज को ऑब्जेक्ट कोड में बदल रहा है, ओके। रुको, फिर एक मिनट रुको, एक मिनट। रुको, बोलना कुछ। हेलो। हाँ हाँ, सही है, अब बोलो। ठीक है, असेंबलर वाली बात समझ में आई थी। असेंबलर क्या कर रहा है? हाँ, टारगेट, नहीं नहीं, वापस बताओ असेंबलर वाली बात। कंपाइलर असेंबली लैंग्वेज प्रोड्यूस कर रहा था, है ना। हाँ, असेंबलर असेंबली से ऑब्जेक्ट कोड प्रोड्यूस कर रहा है। और सही है, एक मिनट।
रफ ऑब्जेक्ट कोड क्या है ये? तुम एग्जैक्टली श्योर नहीं हो मैं ऑब्जेक्ट कोड क्या है? मैं बता दूंगा तुम्हें बाद में, लेकिन अभी के लिए बस ऑब्जेक्ट कोड याद रखो। सही है, ओके। ठीक है। सही है। उसके बाद ऑब्जेक्ट कोड तुम्हारे लिंकर में जा रहा है। लिंकर क्या कर रहा है? वो लाइब्रेरीज एंड रीलोकेटेबल ऑब्जेक्ट फाइल्स को कंबाइन है, जितने भी लाइब्रेरीज यूज़ हो रही हैं उनको उनको कंबाइन करके उनका फिर मशीन कोड बना रहा है। सही है। रऊफ वापस रिपीट करो एक दफा। पूरा या ये लिंकर क्या वाला? कर? नहीं भाई, जो अभी लाइन बोली है। ऑब्जेक्ट कोड, सॉरी लिंकर क्या कर हाँ। रहा है? ऑब्जेक्ट कोड इनपुट ले रहा है, सारी लाइब्रेरीज सही वगैरह है। जितनी भी यूज़ हो रही हैं उनको यूज़ करते हुए फाइनल मशीन कोड बना रहा है। सही है। ऑब्जेक्ट इनपुट कर रहे हैं सब लाइब्रेरीज को यूज करते हुए। सही है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, इसको अगर हम लोग ऑब्जेक्ट कोड नहीं बोले ना, इसको रीलोकेटेबल मशीन कोड भी बोल सकते हैं। सही है। मशीन कोड ही है, अच्छा, बस एक मिनट। रीलोकेटेबल है। अब क्या मतलब है फिक्स्ड और रीलोकेटेबल का मैं बताऊंगा। तो इसको अगर तुम चाहो तो ऑब्जेक्ट कोड को काट के मशीन कोड भी लिख सकते हो, मशीन कोड भी लिख सकते हो। Relocatable machine को। ठीक है। एक मिनट रुको। सही है, रूफ। ओके, तो अब यहाँ पे आ जाओ। मतलब क्या है रीलोकेटेबल और एब्सोल्यूट का? दो टाइप के मशीन कोड्स होते हैं। एक होता है रीलोकेटेबल और एक होता है एब्सोल्यूट। रीलोकेटेबल का क्या मतलब है कि तुम्हारे पास मेमोरी में वो कहीं भी लोड हो सकता है। मशीन कोड मेमोरी में कहीं भी लोड हो सकता है, रीलोकेटेबल मशीन कोड, किसी भी एड्रेस के ओके। स्पेस में। ठीक है। जबकि एब्सोल्यूट मशीन कोड किसी फिक्स सही स्टोरेज, है। किसी फिक्स एड्रेस पॉइंट पे लोड हो सकता और रन हो सकता। रूफ, तो ये जो दो हैं, ये जो दो मशीन कोड्स हैं, ये मतलब हमारे, कहाँ मतलब ऐसी बनेंगे? क्या होगा जो ये मतलब, नहीं नहीं नहीं, हमारे, देखो ऑब्जेक्ट कोड के बाद नहीं, ऑब्जेक्ट कोड के बाद नहीं, एक मिनट। ये ऑब्जेक्ट कोड की जगह क्या मतलब ऑब्जेक्ट कोड तभी मैंने बोला था वो छोड़ दो, ठीक है। वो जो ऑब्जेक्ट कोड है ना वो ये है, रीलोकेटेबल मशीन कोड। हाँ, तो ये दो तरह के हैं ना, तो मतलब इनमें मतलब हमारे ऊपर वाले स्टेप में क्या डिफरेंस आ रहा है जो हमने क्या ये डिफरेंस आ वाले रहा मतलब जैसे जो। है? ये डिफरेंस आ हाँ। रहा है, देख लो। जो यहाँ पे टारगेट रीलोकेटेबल ऑब्जेक्ट कोड था ना, ये हम्म। रीलोकेटेबल मशीन कोड है। जब वो लिंकर से थ्रू गुजरता है अच्छा। तो वो एब्सोल्यूट में यानी फिक्स्ड मशीन कोड बन जाता है। सही है। ठीक है, ठीक है। एक दफ़ा देख लो ये। Large programs are often compiled into pieces called relocatable object. All objects need to be linked together. The linker resolves external memory addresses where the code in one file may refer to a location in other file. The loader then puts all of the executable object files into memory for execution. मतलब कि वही वाली बात है जो मैंने बताई थी कि external memory address where the code in one file may refer to a location in another file. वेरिएबल्स आई गेस यही है कि एक फ़ाइल जो है वो तुम्हारी जो मेमोरी एड्रेस है वो यूज़ कर रही है जो कि किसी और फाइल में। तो लिंकर क्या करता है कि उनको सबको कंबाइन कर देता है, उसको यूज़ करते हुए लिंक कर देता है उनको। यस, बेहतर वर्ड होगा लिंक। मतलब कोड को आपस में लिंक कर देता है, चाहे वो लाइब्रेरी का हो या किसी और फाइल में हो। सही है। एक मिनट। रऊफ, नहीं, ये थोड़ा वापस बताओ, मुझे कंफ्यूजन हो गई है, एक मिनट। ओके। वापस बताओ लिंकर का। लिंकर क्या कर रहा कि तुम्हारे जो लाइब्रेरी जितनी भी यूज़ हुई हुई है, ठीक है, लाइब्रेरी हम्म। के अंदर भी तो अपना वो जो फंक्शंस हैं हम लोग नमपाई के लिए यूज़ करते हैं, नमपाई के अपने फंक्शंस होते हैं, राइट। इंपोर्ट हम्म। नमपाई टाइम यूज़ कर रहे होते हैं हम लोग एंड सो ऑन। तो इनके अपने फंक्शंस होते हैं। कभी तो हम्म। कोड कहीं नहीं लिखा होगा ना। तो हाँ। लिंकर क्या करता है कि
अलग वो पूरे जो जितना भी कोड दूसरी फाइल में है उनको आपस में लिंक कर देता है, जो अच्छा, लाइब्रेरी सही है। उससे हो रहा है। लोग तो ये तो वो वाला काम करे अभी जो हमने पढ़ी है चीज। पहली वाली चीज़ प्री प्रोसेसर। हाँ हाँ। हाँ, कंपाइल ये all प्री required प्रोसेसर modules वाला। and prepare a complete source program। मैं एक्चुअली डिफरेंस पढ़ के बता दूंगा तुम्हें इसमें फ़र्क क्या है। ठीक है, याद रखना, बस याद दिला देना मुझे। ओके। हम्म। ठीक है, अब स्ट्रक्चर आ गया कंपाइलर का, ये और ज़्यादा डिटेल में 7 इसके फेजेस हैं। ये फेजेस के ऑर्डर वगैरह तुम्हें याद रखना है, ठीक है। हाँ, रो फेजेस जो है ना, वो है ना ये फेजेस ऑफ कंपाइलर। हम्म। ये वैसे छोड़ दो, ये आते हैं, उजाला से पूछ लो। जा रहा हूँ, इधर ही है। मैं एक दफ़ा फ्री बता दूँ, सिंस ये रिकॉर्ड भी हो रही है ना। हम्म। ठीक है, कैरेक्टर स्ट्रीम तुम्हारा कोड जा रहा है लेक्सिकल एनालाइजर में। लेक्सिकल एनालाइजर उन कैरेक्टर्स को टोकन स्ट्रीम में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, लेक्सिन्स में कन्वर्ट कर देता है। लेक्सिन्स हमारे सिंटेक्स एनालाइजर में जाते हैं। सिंटेक्स एनालाइजर उनकी सिंटेक्स ट्री बना लेता है, साथ साथ वो एरर्स भी चेक करता है। सिंटेक्स ट्री बनाने के बाद वो सिमेंटिक एनालाइजर में सिमेंटिक एरर्स ढूंढता है, जो मैंने टाइप वाली एग्जाम्पल बताई थी। ओके। सिंटेक्स ट्री तुम्हारी जाती है, सिंटेक्स ट्री से तुम्हारे पास इंटरमीडिएट कोड जनरेटर तुम्हारी सिंटेक्स ट्री को यूज़ करते हुए इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन यानी कि उसकी असेंबली बना देता है। फिर ये ऑप्शनल स्टेप है, मशीन इंडिपेंडेंट कोड ऑप्टिमाइज़र, ये तुम्हारी असेंबली लैंग्वेज को ऑप्टिमाइज़ करता है। यानी ये इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन तुम्हारी कोड ऑप्टिमाइज़र में गई, आउटपुट में तुम्हारे पास ऑप्टिमाइज असेंबली लैंग्वेज आ गई। असेंबली लैंग्वेज तुम्हारी फिर कोड जनरेटर में गई, कोड जनरेटर से तुम्हारे पास टारगेट मशीन कोड आ गया। फिर फाइनल तुम्हारे पास मशीन डिपेंडेंट कोड ऑप्टिमाइज़र है, जो कि मशीन डिपेंडेंट और मशीन इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है। मशीन डिपेंडेंट का मतलब ये है कि वो उस मशीन के हिसाब से ऑप्टिमाइज़ कर रहा होता है। यानी फाइनल स्टेप जब तुम्हारा मशीन कोड बन गया, तो फिर वो मशीन डिपेंडेंट कोड ऑप्टिमाइज़र क्या करेगा, उस मशीन कोड को ऑप्टिमाइज़ करेगा, और मशीन इंडिपेंडेंट तुम्हारे असेंबली को ऑप्टिमाइज़ करेगा। ये फ़र्क है। सही है। ठीक है। सिंबल टेबल क्या है, सिंबल टेबल के अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, जो अबाउट द इंटायर सोर्स प्रोग्राम इज़ यूज बाय, मतलब सिंबल टेबल एक तरीके से ये कह लो कि वेरिएबल्स की वैल्यू क्या है, ये तुम्हारे सारे सिंबल टेबल में स्टोर हो रही होती है। ठीक है, एक एग्जांपल आएगा सही। जिससे बताऊंगा। In practice, several phrases may be grouped together, and the intermediate representation between group phrases need not be constructed explicitly, जो कि पहले हुआ था। Independent, machine independent, lexical analyzer, अच्छा अब सारे उनकी डीप में, जो कि मैं तेज तेज पढ़ूंगा। सबसे पहले लेक्सिकल एनालिसिस था। वो क्या कर रहे थे, कैरेक्टर्स को हम्म। लेक्सीन्स में बदल रहा था, लेक्सीन्स हाँ। टोकन में बदल रहा था। हम्म। टोकन तुम्हारे की फॉर्म क्या होती है, इसका फॉर्मेट टोकन नेम और फिर उसकी एट्रीब्यूट वैल्यू। हम्म। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे देख लो कि तुम्हारे पास जो वर्ड्स होते हैं, ये 4 क्लासेस होती हैं। उनकी लेक्सिकल क्लासेस आइडेंटिफायर्स होते हैं, यानी कि वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स, कीवर्ड्स और ऑपरेटर्स। वेरिएबल्स तो ऑब्वियस है, वेरिएबल्स। कॉन्स्टेंट्स मतलब वो नंबर्स 1 2 0 4 9000 -5, ये सारे कॉन्स्टेंट्स हो गए। कीवर्ड्स तुम्हारे क्या हुए, इंट, फ्लोट, फॉर, वाइल, प्रिंट, इनपुट, इवैल, ये सारे कीवर्ड्स हुए। और ऑपरेटर्स तुम्हारे प्लस, माइनस, इक्वल्स एंड सो ऑन। एक और क्लास है सेपरेटर की, जो कि जिसमें तुम्हारे वो कॉमा और ये सेमी कॉलम वगैरह ये सारे आ जाते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल ये कोड है तुम्हारा, और लेक्सिकल एनालाइजर क्या करेगा, इनको लेक्सीन्स में बदलेगा। ठीक है, तो उसने देखा कि पोजीशन जो है वो आइडेंटिफायर यानी वेरिएबल है, इक्वल्स ऑपरेटर है, इनिशियल वेरिएबल है, प्लस ऑपरेटर है एंड सो ऑन। उसने उसको क्या किया फिर, उसने उसको एक ऐसे
लेक्सियम्स में कन्वर्ट कर टोकन दिया, में। टोकन्स में कन्वर्ट कर दिया। सिंस वो वेरिएबल था, ठीक है। उसने ये आईडी लिखी, आईडी हम्म, 1। सेकंड वेरिएबल इनिशियल था, सेकंड सिंस ये सेकंड है तो आईडी 2। फिर थर्ड वेरिएबल आएगा तो आईडी 3। और फिर एक सिंगल टेबल मेंटेन हो रही होगी जिसमें इन वेरिएबल्स की वैल्यू होगी, वैल्यू मेंटेन हो रही होगी। ओके। सही है। फिर सेकंड पार्ट आ जाता है सिंटैक्स एनालिसिस। The parser uses हम्म, first components token produced by lexical to create a tree. Syntax analysis क्या कर रहा है, उस lexemes को ट्री representation में बना रहा हाँ हाँ। है ऐसे। ठीक है। अब ये हम लोग करेंगे, ये कैसे करेंगे, क्योंकि और इसमें भी, फिर ये भी और फिर न्यूमेरिकल में पार्ट इसमें। होता हाँ है, इसमें भी ऑपरेटर हाँ प्रेसिडेंस इंक्लूड होगी। तभी देखो मल्टीप्लिकेशन सबसे नीचे है, जो मैंने बताया था कि हाँ हाँ। प्रेसिडेंस में सबसे नीचे आता है। ठीक है, इसको भी हम लोग ट्री कंस्ट्रक्ट करेंगे इसकी। सिमेंटिक एनालाइजर क्या करता, एनालिसिस क्या करता, टाइप चेकिंग एंड ये सब कुछ करता है, जो मैंने बताया था पहले से। फिर इंटरमीडिएट कोड जनरेटर क्या करता है कि वो ट्री को देखते हुए असेंबली लैंग्वेज बनाता है। ये हो गया तुम्हारा वीक 2। रघु बात सुनो, ये टारगेट कोड ऑप्टिमाइजेशन इसकी लास्ट हेडिंग थी, मुझे नहीं समझ आई थी, तो ये कर बता टारगेट दो बस। कोड ऑप्टिमाइजर। हाँ, ऑप्टिमाइजेशन। टारगेट कोड क्या है, मशीन कोड, राइट। मशीन कोड को ऑप्टिमाइज कर रहा है सिंपली, दैट्स इट। ऑप्टिमाइज का क्या मतलब है, ऑप्टिमाइज मतलब एग्जीक्यूट नहीं, एग्जीक्यूट तो नहीं। एक ऐसा कोड है, बहुत बेसिक एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, एक ऐसा कोड है जो कि प्लस कर रहा है लेकिन वो 1000 लाइंस ले रहा है सिंपल दो को प्लस करने के लिए। और एक ऐसा कोड है जो कि सिर्फ ये लाइन दो काम में कर रहा है, तो कौन सा कोड ज़्यादा ऑप्टिमाइज हुआ, दो वाला ना, क्योंकि जो वो दो कम लाइन, मेमोरी यूज़ कर हाँ रहा है, हाँ वो ज़्यादा फास्ट रन हो रहा है, हाँ राइट। तो वो क्या हाँ। करेगा, वो जो मशीन कोड है उसको ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करेगा, यानी कि उसको रिड्यूस करने की कोशिश करेगा विदाउट चेंजिंग द आउटकम, यानी कि जो सही, फालतू ठीक है। कोड है उसको रिमूव करने की कोशिश करेगा। ठीक है। अच्छा रघु बात सुनो, आज के लिए बस इतना ही, मुझे पीछे वाली चीजों को थोड़ा एब्जॉर्ब करना है, फर्स्ट वीक वाली चीज को। ओके, अब ठीक है। जितना भी बाकी है, थोड़ा सा ही बाकी है, वो मुझे बता देना कब करना है, वो आधे घंटे में कवर हो जाएगा वीक 3 और वीक 4। हाँ, हम लोगों का वैसे ना कल 1:30 ऑफ हो जाएगा, हाँ तो हम देखा मैंने। शाम को भी यूनिवर्सिटी से आके कर सकते हैं, ठीक ओके है ना? डन। ओके। ऑफिस।